हेलो फ्रेंड्स। हाल ही में हमने देखा कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो एक नए लो लेवल पर चले गए, लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन डिप्लोमेसी अपना काम करता रहा। और इंडियन डिप्लोमेसी ने ये पूरी कोशिश की कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया जा सके, और बहुत हद तक इंडियन डिप्लोमेसी सक्सेसफुल भी रही अपने एफर्ट्स में। तो क्या ये पहली बार हुआ है कि इंडियन डिप्लोमेसी ने सक्सेसफुली अपना काम किया हो? बिल्कुल नहीं। रीसेंट एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इसराइल और पैलेस्टीन के टाइम पर जो भी इंडियन सिटीजन्स इसराइल में फंसे हुए थे, उन्हें वापस लाने के लिए भी इंडियन डिप्लोमेसी ने अपना काम किया था, और ऑपरेशन अजय को चलाया गया और सक्सेसफुली इंडियन सिटीजन्स को इंडिया वापस भी लाया गया। तो इंडियन डिप्लोमेसी हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने के लिए काम करती रहती है, और ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं। अब बात अगर हम बैकग्राउंड की करें तो इंडियन डिप्लोमेसी की क्या अप्रोच रहती है, इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के अप्रोच रहता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो अप्रोच है मोर और लेस ये बहुत कंसिस्टेंट रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट को परस्यू किया। जो भी बायपोलर वर्ल्ड था उस टाइम पे, तो इंडिया ने किसी भी एक कंट्री की तरफ बहुत ज़्यादा बायस्ड होने की कोशिश नहीं की, और बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रखी। और यही बैलेंस्ड अप्रोच आज भी इंडिया परसू करता है। रीसेंट एग्जांपल अगर हम देखें, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया ने बहुत बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पर यूज़ की। तो ये जो आर्ट ऑफ बैलेंसिंग है ना इंडियन डिप्लोमेसी में, इंडिया का जो इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने का जो अप्रोच है, इसमें ये आर्ट ऑफ बैलेंसिंग अभी से नहीं है, ये 7 डेकेड से चला आ रहा है। अब अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो इंडियन डिप्लोमेसी की जो वैल्यूज़ हैं उनमें बहुत थोड़े मोड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, नॉन अलाइनमेंट को परस्यू किया गया, उसके बाद में पंचशील पैक्ट को परस्यू किया गया, और रीसेंट गवर्नमेंट जो है, इनका अपना स्लोगन है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और ये आता कहाँ से है? ये आता है वासुदैव कुटुंबकम, जो कि G20 समिट का भी लोगो था। एक्चुअल में वासुदेव कुटुंबकम जो है संस्कृत वर्ड है, और इसका मतलब होता है ऑल इज फैमिली। और इंडिया ने इस स्लोगन को प्रूव भी किया है कि इंडिया इसे फॉलो करता है। कैसे? वैक्सीन डिप्लोमेसी से। इंडिया ने डोमेस्टिक सप्लाईज का भी ध्यान रखा, और जहाँ पर भी कोविड वैक्सीन्स की ज़रूरत थी जिन कंट्रीज़ में, इंडिया ने वहाँ भी सप्लाई किया। तो ले दे के इंडिया अपने इंटरनेशनल रिलेशंस की अप्रोच और वैल्यूज़ बहुत कंसिस्टेंट रखे हुए हैं। हालांकि जो रिसेंट गवर्नमेंट है, कुछ सर्टेन चेंजेस देखे, जैसे वासुदेव कुटुंबकम का हिसाब है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो ये रिसेंट गवर्नमेंट के थोड़े से चेंजेस रहे। बट मोर और लेस जो अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के वो बहुत ही कंसिस्टेंट है। अब डिप्लोमेसी की ज़रूरत क्या होती है? तो सबसे पहला इसका जो आंसर है वो ये है कि कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो इसीलिए नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने के लिए एक्चुअल में डिप्लोमेसी अपना काम करती है, जिससे कि नेशनल इंटरेस्ट को बैलेंस किया जा सके और फॉरेन नेशंस से जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी काम है, वो कराए जा सकें। डिप्लोमेसी का यही काम है। और इंडिया तो आर्ट ऑफ बैलेंसिंग में बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर रहा है हमेशा से। कोल्ड वॉर के टाइम से आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने आर्ट ऑफ बैलेंसिंग बहुत अच्छे से यूज़ किया है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यूएस और रशिया के केस में भी यही हुआ। रशिया और यूक्रेन का जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इसके बावजूद भी इंडिया ने रशियन ऑयल को बाई किया। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स का जो एयर डिफेंस सिस्टम था काटसा, इंडिया ने उसे साइडलाइन करते हुए रशियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को खरीदा। तो इंडिया ने बहुत अच्छे से बैलेंस किया। अब सेकेंडली एक बात आती है यहाँ पर कि डिप्लोमेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती कहाँ पे है। तो जैसा कि हमने देखा कि सेल्फ सफिशिएंसी की जब बात नहीं हो पाती है किसी भी नेशन के साथ में, तो ले दे के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड ठप हो जाएगा अगर डिप्लोमेसी अपना काम बंद कर देगी। तो ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अब आज की जो हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि इंडियन डिप्लोमेसी का फ्यूचर क्या होगा। ये तो हमने बैकग्राउंड की बात की है, बट इंडियन डिप्लोमेसी का फ्यूचर क्या होगा, जो नेक्स्ट डेकेड है, इंडियन डिप्लोमेसी के क्या प्लान्स होंगे, कैसे काम करेगा इंडियन डिप्लोमेसी। तो यहाँ पर हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे अपने डिस्कशन को। सबसे पहला होगा हमारा एनवायरमेंटल, दूसरा होगा हमारा इकोनॉमिक, और तीसरा होगा हमारा सोसाइटल। तो हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक इंटरेस्ट से। अब इंडियन डिप्लोमेसी कैसे अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट डिसाइड करेगी, ये एक्चुअल में इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले इंडिया के अपने इकोनॉमिक प्लान्स देखने होंगे, क्या विजन है। तो जो 2047 विजन है वो क्या कहता है?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्लान है कि 2047 तक इंडिया को $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है। अब $30 ट्रिलियन का अगर इकोनॉमी बनाना है तो इसके लिए ज़रूरत क्या क्या होगी? या तो हम मैन्युफैक्चरिंग हब बना दें अपनी कंट्री को, या फिर हम आईटी हब बना दें, या सर्विस सेक्टर हब बना दें। बिल्कुल बन सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए? इसके लिए रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इन्वेस्टमेंट की, इसके बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। तो बहुत सारी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं। और क्या हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रिसोर्सेज के लिए सेल्फ सफिशिएंट हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर बात आती है डिप्लोमेसी की। मेक इन इंडिया को, स्किल इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होगी, रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होगी। और सारे रिसोर्सेज तो इंडिया में नहीं है ना। एग्जाम्पल के लिए कोकिंग कोल नहीं है, यूरेनियम नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। अब अगर डिप्लोमेसी अपना काम करना बंद कर देगी तो ये रिसोर्सेज कैसे आएंगे? तो इसका मतलब है कि इन फ्यूचर जिन भी रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट है, इंडियन डिप्लोमेसी को वो सारे रिसोर्सेज के जो भी हब हैं उन कंट्रीज से, उन रीजन से अपने रिलेशंस मेंटेन करके चलने होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए लिथियम एक्चुअल में ई व्हीकल्स का बेस है। ई व्हीकल्स का जो बैटरी बनता है उसमें लिथियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दैट इज़ द रीज़न कि इंडिया जो भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है जहाँ पर लिथियम की प्रोडक्शन होती है उनसे अपने रिलेशंस इंप्रूव कर रहा है। तो आगे हमें और भी रिसोर्सेज के लिए ऐसे ही काम करना होगा। दूसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हम अपनी कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग हब या फिर सर्विस सेक्टर हब बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब नहीं बना सकते तो इसके लिए हमें चाहिए क्या? इन्वेस्टमेंट। बिना इन्वेस्टमेंट के तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ही नहीं सकता। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाए, ऐसा फर्स्ट टाइम तो नहीं हो रहा ना। जापान ने मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में कितना हैवीली इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे ही और भी इन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इन्वेस्टमेंट बिना डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के आ सकता है क्या? जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, अगर वो ढंग के होंगे ही नहीं, वो प्रॉपर होंगे ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो डिप्लोमेसी इकोनॉमिक एम्बिशंस के लिए कैसे काम करेगी ये हमने देख लिया। क्योंकि बिना डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के ना तो इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ना ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, ना ही रिसोर्सेज मिलेंगे। तो इन चारों चीज़ों के लिए डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा किस पे है? डिप्लोमेसी पे। तो जो डिप्लोमेसी का विजन होगा आने वाले डेकेड का, वो एक्चुअल में इकोनॉमिक विजन जो है वो इन सारी चीज़ों के आसपास घूमेगा। रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी होंगी डिप्लोमेसी की। दूसरा आता है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। अब एनवायरमेंटल एस्पेक्ट पर डिप्लोमेसी कैसे काम करेगा ये समझ लेते हैं। एक्चुअल में मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन ये लोकलाइज फिनोमेना है? पोल्यूशन फिर भी एक बार को हो सकता है, बट क्या ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज लोकलाइज फिनोमेना है? बिल्कुल नहीं, ये ग्लोबल फिनोमेना है। ग्लोबल वार्मिंग के जो कॉन्सिक्वेंसेज है हर एक कंट्री फेस कर रहा है। तो क्या किसी एक कंट्री के एड्रेस कर देने से ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा? या फिर क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया जा सकता है? अगर एक कंट्री चाह ले अब के हम एफर्ट्स डालेंगे तो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर देगा? बिल्कुल नहीं। कॉन्सिक्वेंसेज सबको भुगतने हैं, और जब कॉन्सिक्वेंसेज सबको भुगतने हैं तो एक्शंस भी सारी कंट्रीज़ को साथ में लेने पड़ेंगे। और सारी कंट्रीज़ को अगर साथ में एक्शंस लेने हैं तो ये होगा कैसे, पॉसिबल कैसे होगा? बिना डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के तो नहीं हो सकता। अब फॉर एग्जांपल इंडिया का जो टारगेट है, नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट है 2070 का। अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो यूएसए, चाइना या जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनके टारगेट भी कहीं 2045 से 2055 के बीच में ही हैं नेट ज़ीरो एमिशंस के। तो ये जो टारगेट्स हैं नेट ज़ीरो एमिशन के, ये बिना डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के कैसे अचीव किए जाएंगे? नहीं हो सकता। रीज़न बीइंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कई बार फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कई बार अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो जब फॉरेन रिलेशंस मेंटेन्ड ही नहीं होंगे और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स डाले ही नहीं जाएंगे तो ये चीज़ें पॉसिबल भी नहीं हो सकती। तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में भी डिप्लोमेसी के एफर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन फ्यूचर। रीज़न बीइंग, इंडिया का 2070 का जो टारगेट है, अगर हम आज से एफर्ट्स नहीं डालेंगे नेट ज़ीरो एमिशंस की तरफ तो क्या हम 20 से 30 सालों में उसे अचीव कर ले जाएंगे? इतना ईजी तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। नेट ज़ीरो एमिशंस जब हम पिछले 15 साल 20 साल से बात कर रहे हैं कि हमें एमिशंस को कम करना है, कार्बन एमिशंस को कट डाउन करना है,
उस पर भी हम 15 से 20 सालों में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है काम हुआ नहीं है, लेकिन बहुत पेस से नहीं हो पाया। तो इसका मतलब है कि हमें आज से अपने एफर्ट्स शुरू करने पड़ेंगे, तब जाके हम अगले 20 से 30 सालों में शायद नेट ज़ीरो एमिशंस की तरफ बहुत अच्छे से मूव कर पाएँ। तो डिप्लोमेसी को अपना काम आज से स्टार्ट करना होगा और नेक्स्ट जो डेकेड है उसमें एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक जो बैलेंस है उसे देखना पड़ेगा, और बिना डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के इस चीज़ को अचीव नहीं किया जा सकता। तीसरा आता है सोसाइटल। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो सी लेवल राइज होगा, सी लेवल राइज होगा तो क्या होगा, बहुत सारे एरिया सबमर्ज होंगे तो रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा होगा। और रेफ्यूजी क्राइसिस भी जैसे कि क्लाइमेट चेंज लोकलाइज फिनोमेना नहीं है, वैसे ही रेफ्यूजी क्राइसिस भी लोकलाइज फिनोमेना नहीं है। एक कंट्री में अगर रेफ्यूजी क्राइसिस होता है तो नियर बाय बहुत सारी कंट्रीज़ में रेफ्यूजीज़ का जो इन्फिल्ट्रेशन है वो देखने को मिलता है। तो सोसाइटल एंगल की भी अगर हम बात करें तो जैसा रिसेंटली हमने म्यांमार के केस में देखा था, रोहिंग्या क्राइसिस जब हुआ था, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अगर नहीं काम करेंगे, डिप्लोमेसी अपना काम नहीं करेगी, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अगर नहीं डाले जाएंगे, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम रीजनल पीस को इस्टेब्लिश कर पाएँ? बिल्कुल नहीं। तो यहीं पर रोल आता है डिप्लोमेसी का। इकोनॉमिक बैलेंसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल बैलेंसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल बैलेंसिंग यहीं पे अपना रोल प्ले करता है। डिप्लोमेसी एक साथ रीजनल ब्लॉक्स में आके खड़ी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, क्वाड है, ब्रिक्स है। तो ये एक तरीके से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का ही नतीजा है ना। यहाँ पर कंट्रीज साथ में आती हैं। अगर किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में कोई इशू चल रहा है तो उन्हें भी इनवाइट किया जाता है, इन जो भी रीजनल ब्लॉक्स हैं इनकी मीटिंग्स में, वहाँ उनके बीच में मीडिएशन कराया जाता है। और मीडिएशन कराने के लिए ही इन कंट्रीज़ को बुलाया जाता है। और जब मीडिएशन हो जाता है तो बहुत हद तक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। जैसे रिसेंटली सऊदी और ईरान के बीच में चाइना का मीडिएशन के थ्रू सऊदी और ईरान के डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है उन्हें रीइस्टेब्लिश किया जा सका। तो हालांकि ये स्टेप इंडिया भी ले सकता था, लेकिन इंडिया का बहुत न्यूट्रलाइज्ड पेस रहता है। जैसे हम इसराइल के केस में देखें तो इसराइल और पैलेस्टीन के केस में इंडिया का बहुत क्लियर स्टांस है। इंडिया पैलेस्टीन को भी सपोर्ट करता था, इंडिया इसराइल को भी सपोर्ट करता था। लेकिन जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसमें इंडिया ने इसराइल को सपोर्ट किया। रीज़न जानते हैं आप क्या है? इंडिया ने टेरर अटैक को कंडेम किया है। इंडिया टेरर अटैक के अगेंस्ट खड़ा है, ना कि पैलेस्टीन के अगेंस्ट खड़ा है। तो इंडिया हमेशा से अपनी जो अप्रोच रखता है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रखता है। और ये बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत क्या है? जिससे कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है उन्हें टेबल पे लाया जा सके। और टेबल पे लाने के लिए बिना डिप्लोमेसी के, बिना डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती। तो जो नेक्स्ट डेकेड है उसमें इंडियन डिप्लोमेसी कैसे काम करेगा? तो 3 एस्पेक्ट्स पे काम करना है इंडियन डिप्लोमेसी को: इकोनॉमिक बैलेंसिंग, एनवायरमेंटल बैलेंसिंग और सोसाइटल बैलेंसिंग। अब चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो आने वाले डेकेड्स में इंडियन डिप्लोमेसी किन चैलेंजेस को फेस करेगा? सबसे पहले है चाइनीज़ एग्रेशन। इसे एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमने रिसेंट एग्जांपल देखे, डोकलाम इशू देखा, लद्दाख बॉर्डर इशू देखा। इसके अलावा चाइनीज़ मसल फ्लेक्सिंग आए दिन हमें साउथ चाइना सी में देखने को मिलती है। तो हमें चाइना को एड्रेस करना पड़ेगा। और चाइना को हम एड्रेस कर सकें, चाइना को हम फेस कर सकें, इसके लिए हमें यूएस के साथ में भी अपने रिलेशंस को मेंटेन करना होगा। और यूएस भी इंडिया को ऐसे ही परसीव करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस को अपने सुपर पावर होने की जो इनसिक्योरिटीज़ आती हैं कि हमारा चाइना जो है, चाइना बढ़ता चला जा रहा है, चाइना की जो इकोनॉमिक माइट है वो बढ़ती चली जा रही है। तो जो इनसिक्योरिटीज़ आती हैं यूएस को अपनी पोजीशन के लिए, तो एक होप दिखता है इंडिया में। दैट इज़ द रीज़न कि इंडिया के साथ में रिलेशंस पिछले कुछ समय में यूएस के इम्प्रूव होते चले गए हैं। अब बात आती है चाइनीज़ एग्रेशन के अलावा रीजनल इश्यूज़ की। तो जैसा कि हमने देखा कि जो रिसेंट गवर्नमेंट है नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पे काम कर रही है, बट नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पर काम करने के लिए हमें नेबरहुड रिलेशंस को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब बात जब हम करते हैं अपने नेबर्स की, तो हम उनके साथ में खड़े होते हैं, लेकिन इश्यूज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे रिसेंटली नेपाल के साथ में जो बॉर्डर का इशू हुआ, काली रिवर का, उसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, उसे टेबल पे लाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स डालने होंगे। अदरवाइज़ अगर हम ये रीजनल इशू सॉल्व नहीं करेंगे तो इंडिया कैसे ग्लोबल साउथ को लीड करेगा? इंडिया को एक होप की नज़र से देखा जाता है कि इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर है ऑलरेडी।
बट अगर हम रीजनल इश्यूज़ को ही एड्रेस नहीं कर पाएंगे तो ये एक इंडिया के लिए एक सेटबैक हो सकता है। तो इंडिया को ये भी, जो इंडियन डिप्लोमेसी है, उन्हें ये भी चैलेंजेस को एड्रेस करना है। अब लास्ट में आता है वे फॉरवर्ड हमारा, कि हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इंडियन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है ट्रैक टू डिप्लोमेसी का। ट्रैक टू डिप्लोमेसी कोरियन वॉर के टाइम से पॉपुलर है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी को यूज़ कर सकते हैं, डायस्पोरा को यूज़ कर सकते हैं। रीज़न बीइंग डायस्पोरा की इकोनॉमिक प्रेजेंस हर जगह होती है। तो डायस्पोरा को इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, और इंडिया बखूबी इसको यूज़ कर भी रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करता है इंडिया, जिससे कि डायस्पोरा के साथ में जो कनेक्शन है उसे स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इसके अलावा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, सॉरी, इसके अलावा इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी, एग्जाम्पल के लिए जैसे 5 आइज़ ग्रुप है, इस तरीके से इंडिया भी अपना इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी को यूटिलाइज़ करके और इंटरनेशनल रिलेशंस को बिल्ड कर सकता है और अच्छे से। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड पे भी हमने बात की। तो ये हमने देखा कैसे इंडियन डिप्लोमेसी आने वाले डेकेड्स के लिए अपने एफर्ट्स को प्लान कर सकता है और कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने होंगे। थैंक यू।